जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपनी मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपनी मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वनरक्षक राजन सरोड़िया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया हूं 18 जुलाई 2017 को दोस्तों 9 बजे की शिफ्ट में जो वनरक्षक और क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी का पेपर हुआ था, उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर से एक ही शिफ्ट के सारे क्वेश्चन, और कौन से विषय के हैं तो जीके। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके कौन कौन से डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहली चीज तो आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों कि पेपर का लेवल क्या रहता है। ठीक है, मतलब दोस्तों पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल रहता है वो क्या रहता है। ठीक, हालांकि अभी 2023 चल रहा है और ये पेपर 2017 का है, लेकिन दोस्तों आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि 2017 में क्या लेवल था। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर जो होता है दोस्तों 40-50% इजी क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो पेपर जब तक आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल रहता है वो कैसा रहता है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप पूछते हैं जीके में सर इंडिया जीके आता है कि एमपी जीके आता है, तो ये भी पता चल जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स इंडिया का आता है कि एमपी का आता है, ये भी पता चल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं दोस्तों एग्जाम हॉल में, मतलब परीक्षा हॉल में जब आप बैठोगे तो आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है, एग्जाम हॉल में जब 20 क्वेश्चन आएंगे जो जीके के, तो आपको कुछ क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं दोस्तों जिन्हें आप बिना पढ़े सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब आपका कॉमन सेंस वहां पर उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, 10 प्रकार के क्वेश्चनों का सामना भी आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक, और वो क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों वो टर्निंग पॉइंट होते हैं। ठीक, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, और ये सीरियल वाइज 20 प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, जो एक ही शिफ्ट में पूछे गए हैं। यहाँ किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि इधर उधर से समेटा हूं मैंने। ठीक, एक ही क्वेश्चन पेपर के 20 प्रश्न है। ठीक, और आप 20 प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है और आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था दोस्तों, जय विलास महल कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों कि महल वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या करना था, टॉपिक छांटना है। ठीक, तो आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश के महल पढ़ना है। ठीक है, अब जय विलास महल कहाँ पर स्थित है भाई, तो जय विलास महल दोस्तों याद रखना ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। और आपने सुना होगा दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, तो जो सिंधिया परिवार है दोस्तों उनका क्या है, ये निवास स्थान है। क्या है, उनका निवास स्थान है। और इसको अभी इसके कुछ कमरों को दोस्तों क्या बना दिया गया है, संग्रहालय बना दिया गया है, म्यूजियम बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, संग्रहालय बना दिया गया है, म्यूजियम बना दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसके वास्तुकार का नाम पूछता है सर माइकल फिलोज। कौन थे, सर माइकल फिलोज। सर माइकल फिलोज इसके कौन थे, वास्तुकार थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये पूछता है कि इसका निर्माण किसने कराया था। तो याद रखना दोस्तों माधवराव सिंधिया या दौलत राव सिंधिया, ये नाम मत करना भाई। जय विलास महल, जा से जया, ठीक है, जयाजी राव सिंधिया। ठीक है, जयाजी राव सिंधिया, जा से जय विलास, जा से जयाजी राव सिंधिया। ठीक, अब आप जीवन भर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो याद रखना इसके वास्तुकार कौन थे, सर माइकल फिलोज थे। मेरे मुंह में चार्ल्स कोरिया आ रहा था, ठीक है, क्योंकि चार्ल्स कोरिया भी एक ऐसा नाम है दोस्तों जो बहुत सारी इमारतों के वास्तुकार है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों माइकल फिलोज थे। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं आपको ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। जय विलास महल ग्वालियर में स्थित है, सिंधिया परिवार का निवास स्थान और संग्रहालय है। ठीक है, वास्तुकार इसके सर माइकल फिलोज थे और निर्माण किसने कराया था, जयाजीराव सिंधिया ने करवाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश अन्य कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कुल मिलाकर दोस्तों मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए मध्य प्रदेश का एक मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, छोटा सा मैं, है ना, यहाँ पर छोटी सी जगह में तो बना नहीं सकता मैं क्लियर, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बनाऊँ। ठीक, ये मध्य प्रदेश है। तो आपको पता है दोस्तों इधर उत्तर प्रदेश लगता है, इधर राजस्थान लगता है, यहाँ गुजरात लग जाता है, इधर महाराष्ट्र लग जाता है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ लग जाता है। तो मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है। सबसे अधिक किससे लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है। सबसे कम किससे लगती है, गुजरात से लगती है। अच्छा, मैंने अभी एक टेस्ट लिया था जब बताया था कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, तो मैंने बताया था 6 जिले ऐसे हैं दोस्तों जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। ठीक है, चलिए तो देखिए मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, याद रखना उत्तर प्रदेश से लगती है, राजस्थान मत सोचना, है ना। और सबसे कम सीमा गुजरात से। अच्छा, मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर और झाबुआ, ये 6 जिले ऐसे हैं दोस्तों जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। ये सारे जिलों के नाम लिख दिया हूँ, कौन से जिले की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है। ठीक, पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, नौरता मध्य प्रदेश के खालिस्तान क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। देखिए दोस्तों नौरता जो होता है ना, ये बुंदेलखंड में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, बुंदेलखंड में। इसको दोस्तों इसका एक मुख्य पात्र होता है सुआटा। क्या होता है इसका जो मुख्य पात्र होता है दोस्तों, इसको सुआटा कहते हैं। सुआटा नृत्य इसी का नाम है, ठीक है, और बुंदेलखंड में मनाया जाता है। ठीक,
अच्छा, इसका नाम नौरता इसलिए पड़ गया दोस्तों क्योंकि ये नवरात्रि का जो पावन पर्व होता है ना, उसके अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर? नवरात्रि के शुभ अवसर पर ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इसका नाम नौरता पड़ गया। ठीक है, या इसे सुवाटा नृत्य भी कहते हैं, बुंदेलखंड में फेमस है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों सुवाटा। अच्छा, ये देखिए सारे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य और लोक नृत्य भी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ लिख दिया हूँ कि निमाड़ के जैसे काठी, गणगौर, मांडलिया, फेपरिया, मालवा का मटकी, रजवाड़ी, भगोरिया, आड़ा खड़ा, बुंदेलखंड का राई, ढिमराई, सेरा, कानड़ा, बंगेलखंड का दादर, सुहा, बिरहा, कलसा। तो देखो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको ना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप एक बार पढ़ लोगे ना ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल पे जाके ना आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको थोड़ा लिख लिख के देख लेना। और इनकी कुछ विशेषताएं रहती है दोस्तों, विशेषताओं के साथ यदि आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है, अब वीडियो बड़ा हो जाता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता, नहीं तो आपको हर लोक नृत्य की विशेषता बताता। ठीक है, और इतने ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल PhD करने लगे। ठीक है, आपको बस टच करके निकल जाना है जितने में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अलीराजपुर जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था? अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अलीराजपुर जिला कब बना था? 2008 को बना था। कब बना था? 2008 को बना था, है ना। अभी मैंने बताया था कि 49वां जिला अलीराजपुर बना है 17 मई 2008 को, झाबुआ से अलग हुआ था। 50वां जिला सिंगरौली बना था 24 मई 2008 को, सीधी से अलग हुआ था। 51वां जिला आगरमालवा बना है दोस्तों 16 अगस्त 2013 को, शाजापुर से। और 52वां जिला निवाड़ी बना है 1 अक्टूबर 2018 को, टीकमगढ़ से। ठीक है, इसके पहले के जिले जो दोस्तों मध्य प्रदेश के गठन वाले टॉपिक में मैंने पूरा आपको डिटेल से पढ़ाया था। ठीक, चलिए, तो यहाँ आपको क्या याद रखना है, 49वां जिला अलीराजपुर है और 50वां जिला सिंगरौली है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे? देखिए ये क्वेश्चन हुआ था 2017 में। कब हुआ था? 2017 में। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि 2017 में नर्मदा सेवा यात्रा हुई थी। और आपको पता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? कई जगह 15 भी डेटा मिलता है और कई जगह 16 भी मिलता है, लेकिन एक्चुअल डेटा देखा जाए दोस्तों तो 16 है। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो सिवनी जिला है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, तो सिवनी से भी दोस्तों क्या होता है, नर्मदा नदी का जो भाग है टच होकर जाता है। इसलिए याद रखना, व्यापम ने इसका आंसर 16 माना था। ठीक, इसलिए आपको याद रखना है कि नर्मदा सेवा यात्रा के तहत 16 जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे और नर्मदा नदी भी 16 जिलों से ही गुजरती है, ये आपको मान के चलना है। ठीक, कई किताबों में 15 भी लिखा है। ठीक, तो देखिए नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन दोस्तों 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक कुल 148 दिन तक चला था। और 2017 में ये पेपर हुआ था, इसलिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। और कहाँ का करंट अफेयर्स है? ये मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स ही है। अच्छा, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, ये 15 जिले होगा दोस्तों जिससे नर्मदा नदी गुजरती है। और एक और जिला है दोस्तों सिवनी। कौन सा? सिवनी। ठीक, तो ये 16 जिले होते हैं दोस्तों जिससे नर्मदा नदी गुजरती है और नर्मदा सेवा यात्रा का तहत पेड़ लगाए गए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म हाल ही में खोजा गया है? ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, और ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चित्रकूट। ठीक है, और चित्रकूट कौन से जिले में आता है भाई? सतना जिले में आता है। ठीक है, सतना जिले में एक और प्रसिद्ध स्थल है मैहर। ठीक, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है कि कुछ प्रकार के क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए 1997 में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका के एक दिवसीय क्रिकेट मैच को 3 ओवरों के बाद निलंबित कर दिया था। मैच निलंबित होने का कारण क्या था? ठीक, अब ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, आप मध्य प्रदेश का पूरा खेल परिदृश्य पढ़ लिए होंगे, आपने पूरे स्टेडियम रट लिए होंगे, पूरी खेल एकेडमी पढ़ लिए होंगे, खिलाड़ी रट लिए होंगे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा देखो अलग प्रकार का आ रहा है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं पढ़ता भाई कि 1997 में जो मैच हुआ था वो क्यों रद्द हुआ था। कोई पढ़ता है क्या? किसी किताब में दिया है कि नहीं दिया रहता। लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है आपको? वहाँ कॉमन सेंस का उपयोग करना पड़ता है। देखो इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। अनियंत्रित भीड़, चलो इसको भी छोड़ते हैं अभी, है ना, अनियंत्रित भीड़ को भी छोड़ते हैं। पिच खेलने के लिए अनुपयुक्त था। ठीक, ये हो सकता है और यही राइट आंसर है। अकुशल सुरक्षा व्यवस्था। देखो दोस्तों, आप मैच देखते होंगे क्रिकेट मैच, तो आपको पता है कि जब पिच अनुकूल नहीं रहती दोस्तों, तभी एक कारण होता है जब मैच रद्द होता है। ठीक, अनियंत्रित भीड़ और अकुशल सुरक्षा व्यवस्था, ये कोई ऐसे रीजन नहीं होते जब मैच रद्द हुआ है। आपने बहुत सारे मैच देखे होंगे तो आपको पता है कि जब पिच खराब होती है तो मैच रद्द कर दिया जाता है। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर था पिच खेलने के लिए अनुपयुक्त था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कॉमन सेंस से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक, क्योंकि आप कितना ही पढ़ लो, ऐसा कोई नहीं पढ़ता भाई कि 1997 में मैच हुआ था क्यों रद्द हुआ था। कोई पढ़ता है क्या? कोई नहीं पढ़ता। जी पूरे स्टेडियम लिखा है, सब आपने रट लिए होंगे। ठीक है, देखिए इतने सारे स्टेडियम हैं। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, सुभाष चंद्र बोस ग्वालियर में है, होलकर स्टेडियम या ऊषा राजे स्टेडियम इसका नाम परिवर्तित हो गया है, इंदौर में है। ठीक है,
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, अभय खेल प्रसाद इंदौर में है, तात्या टोपे भोपाल, ऐशबाग भोपाल, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर, अशोक पटेल स्टेडियम जबलपुर, रानीताल स्टेडियम जबलपुर, ठाकुर रमत सिंह स्टेडियम रीवा, कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम देवास, बावे अली स्टेडियम भोपाल, भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम मुरैना, अवधेश प्रताप सिंह स्टेडियम रीवा। ठीक है, तो ये रीवा है, ये स्टेडियम हो गया है ना। लेकिन इनमें से कुछ स्टेडियम ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी विशेषता होती है, जैसे उदाहरण के लिए मैं देता हूँ कैप्टन रूप सिंह। ठीक, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। तो यहाँ देखो सचिन तेंदुलकर ने दोस्तों दुनिया का पहला वनडे में दोहरा शतक मारा था। ठीक है, ये आपको पता है ना, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मारा था सचिन तेंदुलकर ने। अब एक और स्टेडियम आता है जैसे होलकर स्टेडियम, ऊषा राज्य स्टेडियम। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग, ठीक, वीरेंद्र सहवाग ने दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोहरा शतक मारा था। तो ये ऐसी कुछ विशेषताएं रहती है। ठीक है, ऐसे और कुछ है, जैसे अभय खेल प्रसाद के बारे में हम बात करते हैं, इंदौर में है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। इंडोर आउटडोर पता है ना, आउटडोर मतलब जो बाहर खेले जाते हैं, इंडोर मतलब जो अंदर खेले जाते हैं। ठीक है, तो इंडोर स्टेडियम है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों तात्या टोपे स्टेडियम ऐसा स्टेडियम है जिसमें जर्मन ट्रैक की सुविधा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्टेडियम में जर्मन ट्रैक की सुविधा उपलब्ध है, तो तात्या टोपे टीटी नगर में है। ठीक है, और जैसे ऐशबाग स्टेडियम, यहाँ पूछा जाता है कि कृत्रिम घास, कौन सा घास, कृत्रिम घास या एस्ट्रोटर्फ युक्त कौन सा स्टेडियम है, तो ऐशबाग है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ऐसे छोटी छोटी एक दो विशेषताएं रहती है जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, इन स्टेडियम की याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों जो आपको बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत एंटिक टाइप से निकाल कर लाते हैं। एक नॉर्मल है, सामान्यतः तौर पे दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आप डायरेक्ट नहीं पढ़ोगे, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से एग्जाम हॉल में दोस्तों आपसे ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे दोस्तों कि लाला हरदौल की कहानी, ठीक है, लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है। ठीक, तो लाला हरदौल के बारे में आपको पता होगा दोस्तों कि कौन से बुंदेलखंड के एरिया में है। जो कहानी चलती है ना, आपने सुना होगा। ठीक है, आल्हा उदल की कहानी। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादातर बुंदेलखंड में ही चलती हैं। और बुंदेलखंड में देखो खजुराहो भी आ रहा है, ओरछा भी आ रहा है, उज्जैन महेश्वर ये तो कट हो गए। ठीक, ये मालवा के एरिया हो गए, खजुराहो ओरछा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ओरछा। ठीक है, ओरछा आपको पता है ना क्या है, ओरछा टीकमगढ़ जिले। ठीक है, टीकमगढ़ जिले में आता था पहले, अब किस में आने लगा, ये निवाड़ी जिले में आने लगा है। ठीक है, तो ओरछा तहसील बन गई है निवाड़ी जिले की, है ना। तो ये क्वेश्चन तो याद रखना दोस्तों कि लाला हरदौल की कहानी क्या होता है, मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में प्रसिद्ध है। अब ये लाला हरदौल देखिए दोस्तों, ये है। ठीक है, लाला हरदौल ये आपके डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। तो देखो बुंदेलखंड में पुरानी परंपराओं और लोक कथाओं का अब भी महत्व है। तमाम ऐसे रीति रिवाज है जिन्हें सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर बिना किसी झिझक निर्वहन भी किया जाता है। एक ऐसी परंपरा ओरछा के राजा हरदौल से जुड़ी है जहां लोग शादी विवाह हो या यज्ञ का भंडारा हो उन्हें आमंत्रित करना नहीं भूलते। लोगों का मानना है कि राजा हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कोई कमी नहीं आती। सीधा लिखा है ओरछा के राजा हरदौल से जुड़ी है एक ऐसी परंपरा। ठीक है, तो लाला हरदौल की कहानी। ठीक, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको कहाँ मिलेंगे, बुक में नहीं मिलते भाई, ये मिलेंगे सिर्फ गूगल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर हमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाते समय ये देखना भाई कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा क्या है। तो आपको पता होना चाहिए 2017 में पेपर हुआ था, मतलब एक साल 16-17 के लगभग में जितने अवार्ड हुए हैं आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो कालिदास सम्मान किसको दिया गया 2016-17 का। ठीक है, इसका आंसर जो भी हो, ठीक है, हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट और हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहना चाहिए भाई कि हमें ये पढ़ना है कि अभी जैसे 2023 चल रहा है तो 2022 में किसे कालिदास सम्मान दिया गया, किसे तुलसी सम्मान दिया गया। ठीक, तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार होगा, ये पुरस्कार आपको क्या होना है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसका राइट आंसर दोस्तों बंसी कोल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा पद्म भूषण बुधादित्य मुखर्जी सितार वादन, पद्मश्री डॉक्टर पुरुदादिच कथक नृत्य, वास्तु कामा चित्रकला एवं रंगभरी एवं प्रसिद्ध अभिनेता राजू वर्मा को शासन के प्रतिष्ठित अंकर राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से भूषित किया गया है। किसके लिए? 2021 के लिए है। ठीक है, 2021 के लिए और 2022 में प्रदान किए गए हैं और कालिदास सम्मान 1980 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता था। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर में शासन करता था। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि कौन सा शासन इंदौर में, कौन सा राजवंश इंदौर में शासन करता था। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि होलकर। ठीक है, होलकर जो है दोस्तों इंदौर और सिंधिया जो है दोस्तों ग्वालियर। ठीक, तो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर जो आपने मध्य प्रदेश की जरा सी भी हिस्ट्री पढ़े, आपको इस क्वेश्चन से समझ में आना चाहिए कि मध्य प्रदेश के राजवंश से क्वेश्चन आते हैं। तो होलकर आता है इसका आंसर, और सिंधिया में ये कहाँ है, ये अपने ग्वालियर वाले एरिया में क्या करते थे, शासन करते थे। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा होलकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औषधि पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। अब ये क्वेश्चन आया है, इसको आप पढ़ोगे क्या, किसी किताब में दिया हुआ है क्या, नहीं देता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। देखिए, इससे ग्वार बाठा आपने सुना होगा, ठीक, औषधि पौधा है, सफेद मूसली, ये दोनों पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाता है उपरोक्त दोनों। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस से सॉल्व करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। आपको पता है दोस्तों, कुंजीलाल दुबे कौन थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। पीवी दीक्षित कौन थे, प्रथम लोकायुक्त थे। ठीक है, और पंडित रविशंकर शुक्ल कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगर आपको ये तीन भी पता थे और महाधिवक्ता नहीं पता होते तो आप एमएम अधिकारी में लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको प्रथम जितने भी महिला पुरुष हैं सबको याद होना चाहिए, रट लो। ठीक, कोई 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एक शिफ्ट में। ठीक, एम अधिकारी है ना, तो याद रखना प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, एम अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी। अब देखो, यहीं इसी शिफ्ट में दोस्तों, हर शिफ्ट में आपको प्रथम महिला पुरुष से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी शिफ्ट में तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्मला बुच थी। कौन थी, निर्मला बुच। अच्छा, उर्मिला सिंह दोस्तों ये राज्यपाल रही थी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, और जो शीतला सहाय कौन थी, तो ये प्रथम राज्य वित्त आयोग थी। कौन थी, प्रथम राज्य वित्त आयोग मध्य प्रदेश की। और सरोजिनी सक्सेना कौन थी, तो ये आपको पता है प्रथम महिला न्यायाधीश थी। प्रथम महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई नहीं बना मध्य प्रदेश में महिला में। ठीक है, तो याद रखना प्रथम महिला न्यायाधीश थी मध्य प्रदेश की। ठीक, चलिए, निम्न में से कौन इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाते दोस्तों तो ये क्वेश्चन भी आपको, देखो ये क्वेश्चन आपने पढ़े तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, पढ़ते हैं लोग, लेकिन अगर आपको पता है कि उस्ताद आमिर खां समारोह जो होता है इंदौर में होता है, तो उसका आंसर आप लगा देते हैं उस्ताद आमिर खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से भाग को अलग कर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का नया राज्य बनाया गया था। ठीक, तो देखिए मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ जो हुआ है, ऐसा मध्य प्रदेश होता है, हमको पता है थोड़ा थोड़ा, है ना, ये ऐसा भी वर्तमान मध्य प्रदेश है। तो ये वाला इलाका जो है दोस्तों, ये वाला इलाका को अलग किया गया था। ये कौन सा इलाका है, दक्षिण पूर्वी इलाका है ना, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, तो बीच का इलाका दक्षिण पूर्वी, तो आंसर हो जाता दक्षिण पूर्वी, साउथ ईस्टर्न क्षेत्र को अलग किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश की उच्चतम चोटी कौन है, तो 50 बार आप पढ़े होंगे, धूपगढ़ 1350 मीटर है। ठीक है, कहाँ पर है, पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है, सतपुड़ा श्रेणी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ है, मतलब एमपीपीएससी का। ठीक है, अगर एमपीपीएससी का फॉर्म एक बार भी भरोगे तो आपको पता होगा इंदौर में इसका क्या है, कार्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है, भूरसिंह द बारहसिंगा। क्या था, भूरसिंह द बारहसिंगा, क्या था, ये शुभंकर है, मैस्कॉट है। ठीक है, आपको कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में कई बार बता चुका हूँ कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है। कब से स्टार्ट हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट, 1974, 1974 से। ठीक, हालो बंजर घाटी है, बहुत सारी विशेषताएं आपकी इसको बता चुका हूँ। ठीक, बारहसिंगा एकमात्र ऐसा है जो कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, मंडला जिले में है। अच्छा, रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित थी, तो रानी अवंतीबाई दोस्तों याद रखना कहाँ से संबंधित थी, रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी। कहाँ की रानी थी, रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी। कहाँ की, रामगढ़ की रानी थी। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना ग्राम मनकेड़ी में हुआ था। कहाँ हुआ था, मनकेड़ी, और ये मनकेड़ी कहाँ पर है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिला में आता है। कहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिला, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुई थी, तो देवहारगढ़ में हुई थी। कहाँ हुई थी, देवहारगढ़। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि रानी अवंतीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी, देवहारगढ़। और समाधि कहाँ इनकी, तो याद रखना दोस्तों डिंडोरी जिले में इनकी समाधि है। कौन सी जिले में समाधि है, रानी अवंतीबाई की डिंडोरी जिले में समाधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बुलेट कहा जाता है। बुलेट वो गाड़ी चलाने वाली नहीं, बुलेट मतलब होता है दोस्तों गोली, कहते हैं ना गोली, बुलेट गोली। ठीक है, वही गोली। तो याद रखना दोस्तों शंकर लक्ष्मण ये हॉकी के खिलाड़ी थे। कौन से खिलाड़ी थे, शंकर लक्ष्मण हॉकी खेल खेलते थे। और याद रखना दोस्तों उनकी विशेषता कि ये गोलकीपर थे। क्या थे, गोलकीपर थे, गोलकीपर थे, इसलिए इनको गोली गोली कहते थे। तो गोली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बुलेट कहते हैं। ठीक, यही इनका जन्म दोस्तों महू इंदौर में हुआ था। ठीक, तो ये होगा दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, है ना। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक, बहुत सारी चीज़ें हमको नई सीखने को मिली, आपको ये पता चला कि किस प्रकार से आपको कॉमन सेंस यूज करना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक, कैसा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका जीके पोर्शन कवर होगा। ठीक, और बहुत आसान जीके आता भाई। अच्छा बताइए, 20 क्वेश्चन में आपको कहीं भी अगर इंडिया जीके का क्वेश्चन या इंडिया करंट अफेयर्स देखने को मिला होगा तो नहीं मिला। ठीक, और इस बात की संभावना इसलिए ज़्यादा और भी बढ़ जाती है दोस्तों कि एमपी आएगा, क्योंकि एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में ना अदर स्टेट के स्टूडेंट भी आते हैं। ठीक है, और देखो जिसको मध्य प्रदेश में नौकरी करना है भाई, तो उसको मध्य प्रदेश का भूगोल इतिहास पता होना चाहिए ना, इसलिए वो पूरा मध्य प्रदेश पूछता है। तो बाहर के स्टूडेंट जो रहेंगे ना अदर स्टेट के, उनको आप एमपी जीके में पछाड़ सकते हो। ठीक, बाकी तो चारों सब्जेक्ट वो भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो। ठीक, तो एमपी जीके उनका कमजोर रहेगा। ठीक है, जैसे आपको कोई बोल दे कि आप यूपी की कोई परीक्षा दो और वहाँ यूपी का जीके आ रहा है, तो आप पढ़ लोगे क्या,
नहीं पढ़ पाओगे। ठीक, इसलिए एमपी जीके में अदर स्टेट के स्टूडेंट को आप मात दे सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों एक लाइक जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।